व्हाट्स अ रोड मैप टू बिकम एन एआई इंजीनियर? इसमें एंट्री लेवल जॉब पे क्या सैलरी होती है? इज इट इजी टू गेट एन एंट्री लेवल जॉब इन एआई इंजीनियर? व्हाट इज अ डे इन लाइफ ऑफ अ एआई इंजीनियर लुक्स लाइक, और व्हाट ही एक्चुअली डज विद अ यूज केस? हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर टू बिकम एन एआई इंजीनियर? अब नौकरी कैसे मिलेगी? सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है धवल पटेल। धवल पटेल इज द फाउंडर ऑफ कोड बेसिक्स। तो अगर आप हर जगह देखोगे तो एआई का दौर चल रहा है, भाई डेटा साइंस, ये सब। आज हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि एक एआई इंजीनियर कैसे बनते हैं, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेड हो गई है, ले ऑफ इतने हो रहे हैं तो खुद को उसके हिसाब से किस तरह से रेडी करें, और सब कुछ। सो बेसिकली सबसे पहले हम धवल भाई से उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की थी फ्रॉम बड़ौदा to working in NVIDIA, Bloomsburg, going to US and starting code basics. तो क्या आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? डेफिनेटली। सो आई हैड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और वो बीटेक करने के बाद मैंने इंडिया में 3-4 साल सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम किया। दैट इंक्लूड्स एनवीडिया ऑल्सो। एनवीडिया में मैं डिवाइस ड्राइवर प्रोग्रामिंग करता था। उस टाइम पे कूडा नया नया आया था, तो वी वर सपोर्टिंग कूडा इन आवर जो जीपीयू के ड्राइवर्स होते हैं उसमें। देन आई मूव टू यूएस इन 2007। और 2007 मैं यूएस में एक छोटी कंपनी में कंसल्टिंग किया। बाद में ब्लूमबर्ग में गया। ब्लूमबर्ग में 12 साल काम किया इन डिफरेंट रोल्स, डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस का भी। डेटा साइंस ऐसा टर्म नहीं था एक्चुअली, लेकिन काम थोड़ा बहुत उसका कर भी लेते थे। और उस टाइम पे जब मैं ब्लूमबर्ग में काम कर रहा था तो मैंने 2 चीज़ें की। एक तो मेरे भाई के साथ मिलके मैंने सॉफ्टवेयर की आउटसोर्सिंग जो एजेंसी होती है वो बनाई, एटलिक, जहाँ पे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारा बड़ौदा में ऑफिस है। और कोड बेसिक्स करके एक यूट्यूब चैनल चालू किया जिसमें मैंने पाइथन पढ़ाना चालू किया, क्योंकि पाइथन मैं ब्लूमबर्ग में यूज़ करता था। और ऐसे चलता गया, और एट सम पॉइंट चैनल ग्रू, तो मुझे लगा कि ये फुल टाइम कर सकते हैं। तो मैंने अपना यूएस में जो जॉब है वो छोड़ दिया। और अभी फुल टाइम कोड बेसिक्स और एटलिक कर रहा हूँ। मेरे को एजुकेशन में ज़्यादा पैशन है, तो कोड बेसिक्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ कंपेयर टू एटलिक। और मेरी लाइफ अभी ऐसी है, मेरा घर यूएस में है, तो 17 ईयर्स से मैं यूएस में ही रहता हूँ। लेकिन विंटर में 2 to 3 months एवरी ईयर मैं इंडिया पे आता हूँ। यहाँ पे फैमिली के साथ अपने विलेज में रहता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। एंड आई हैव अ पैशन फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन के वीडियोस डालता हूँ, और ये सब एक्टिविटीज़ चलती रहती है। दैट्स अमेजिंग। तो धवल भाई देखो, मेरे को एक चीज़ समझी है कि आपने सारे रोल देखे हैं, आप बहुत लोगों को पढ़ाते भी हो कि डेटा इंजीनियरिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंटिस्ट है, एआई इंजीनियर है। बहुत सारे लोगों को एक ही जो रोल नॉर्मली जो पता चल रहा है वो है कि यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, और उसमें भी वेब डेवलपर होता है, भैया वेबसाइट बनाते हैं, फुल स्टैक वाले। अब इतने सारे रोल्स हैं, तो क्या आप 4 मेन रोल्स को एकदम बेसिक इजी लैंग्वेज में यूज़ केस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन सब में डिफरेंस क्या है? कि एक डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक, डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर एक एक करके अगर आप लो कि वो एक्चुअली क्या करते रहते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो कोई भी जो कंपनी होती है ना, वो अपने डिजिटल प्रेजेंस या तो फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में मोबाइल ऐप बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। अब जोमेटो कंपनी ले लो। जोमेटो का क्या होता है? एक मोबाइल ऐप होता है। तो मोबाइल ऐप जो डेवलप करने वाला पर्सन होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में फ्रंट एंड प्रोग्रामर, बैक एंड प्रोग्रामर, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। लेकिन आजकल फुल स्टैक इंजीनियर का ज़्यादा वो है डिमांड, कि आप फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग, बैक एंड प्रोग्रामिंग, क्लाउड, वो सब कर लो। तो मान लो आपने जोमेटो में आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करना चालू किया, तो यू विल बिल्ड दैट मोबाइल एप्लीकेशन। अब डेटा तो बहुत आता है, आपको पता है जोमेटो का कितना सारा डेटा है। और आप समझ लो आप दीपेंद्र गोयल हो, आपको इंसाइट्स चाहिए कि कहाँ पे मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, कौन से सिटियों में हाईएस्ट है, कौन से फूड के ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। और चलो मेरा गुजरात में ऑप्शन है, तो गुजरात में कौन सी टॉप 5 आइटम है जो लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, राइट? रेवेन्यू का सीन क्या है, रेवेन्यू ब्रेकडाउन क्या है। एज ए सीईओ यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप सीईओ नहीं हो तो भी आप छोटे अगर रीजन को मैनेज करते हो तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आपको डेटा एनालिटिक्स चाहिए, ठीक है। अब
जो जोमेटो का मोबाइल ऐप बना है उसका एक डेटाबेस होगा, मान लो ओरेकल है या तो फिर जो भी है माई-सीक्वल, जो भी उसका डेटाबेस है, उस पे आप क्वेरी करके आप डेटा, आपके आंसर ला सकते हो, ठीक है। सकते हैं। लेकिन वो क्वेरी करने में एक प्रॉब्लम है। ओके। वो प्रॉब्लम ये है कि जो वो डेटा बेस है उसको बोलते हैं OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग डेटाबेस। उस पर क्वेरी करोगे ना तो डेटा में शायद वो डेटाबेस स्लो हो जाए, या तो फिर आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर के लिए टाइम लगे। वो डिज़ाइन उसका एनालिटिक्स के लिए उसका डिज़ाइन नहीं हुआ, उसका डिज़ाइन हुआ है ट्रांजेक्शन के लिए। तो कंपनीज ने क्या चालू किया कि भैया इस डेटा को क्लोन कर देते हैं, ओके, कॉपी कर लेते हैं और मेरा जो डेटा एनालिस्ट होगा ना उस पर क्वेरी रन करेगा SQL की। हाँ, ताकि मेरा पीसी वो जो ऐप है वो रुके ना, अटके ना और इधर दूसरा काम चलते रहे। यस, ठीक है। तो अब बाद में लोगों ने सोचा कि चलो कॉपी कर ही रहे हैं तो ऐसा कॉपी करे कि थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, ओके। ताकि जो एनालिटिक्स नीड के लिए वो थोड़ा कस्टम हो जाए, हम्म। ठीक है। आप देखो अभी कुर्सी में बैठे हो, ये ऑफिस की कुर्सी है। आप घर में टीवी देखने बैठे हो तो सेम कुर्सी अलग से डिजाइन होगी, ऐसे रिक्लाइनर होगा वगैरह। ऑफिस में रिक्लाइनर नहीं होते। तो ऐसा ही डेटाबेस दो है कि पहला डेटाबेस है ना वो ऑफिस की कुर्सी है, उसका एक यूज केस है। दूसरा डेटाबेस है उसका एनालिटिक्स यूज केस है, वो रिक्लाइनर वाली कुर्सी है जहाँ पे आपको थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़े एग्रीगेशन वो सब करना है। तो लोगों ने क्या किया कि चलो ये सब एग्रीगेशन कॉपी करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, और डेटा का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो क्लाउड में जाके उसको डेटाबेस को स्केल करते हैं। तो ऐसा लोगों ने चालू करना शुरू किया। और ये जो काम करने वाला बंदा है ना वो है डेटा इंजीनियर। अच्छा, तो पहले नॉर्मल OLTP वाले को इसमें ट्रांसफर जो करता है, एग्रीगेट करता है, उस हिसाब से उसको रेडी करता है, वो डेटा इंजीनियर है। यस, सही है। उसके बाद में आता है रोल डेटा एनालिस्ट का। तो इन लोगों ने डेटा जो कॉपी किया ना जिस डेटाबेस में, जो कि एनालिटिक्स के लिए रेडी है भाई, उसको बोलते हैं डेटा वेयरहाउस। ओके, डेटा वेयरहाउस। और डेटा वेयरहाउस को मेंटेन करना, ये सब काम करना वो डेटा इंजीनियर करता है। अब जो डेटा वेयरहाउस के साथ आप पावर BI, टैबलू वगैरह BI टूल को कनेक्ट करके जो एनालिटिक्स करते हो, या तो फिर SQL क्वेरी रन करके जो एनालिटिक्स करते हो, वो करता है डेटा एनालिस्ट। वो डेटा एनालिस्ट करता है। तो डेटा एनालिस्ट का काम है SQL यूज करना, पावर BI, टैबलू, एक्सेल यूज करना, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनसाइट्स जनरेट करना, डैशबोर्ड जनरेट करना, ताकि वो लोग डिसाइड कर पाए कि अच्छा कौन से टाइम पे समझो पकोड़े ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं, बारिश होने पे पकोड़े हो रहे हैं, तो वो नोटिफिकेशन मार्केटिंग टीम को इन्होंने दिया कि ये टाइम ये नोटिफिकेशन डालोगे तो सेल्स ज़्यादा पड़ेगी। यस। दीपेंद्र गोयल सुबह आके अपना डैशबोर्ड खोलेगा, उसको पकोड़े कहाँ बीचे वो सब सारे आंसर मिल जाएंगे ऐसे क्लिक करके। और उसके बाद पावर BI का एक डैशबोर्ड होगा, और डैशबोर्ड बनाया किसने? डेटा एनालिस्ट ने, ठीक है। चौथा रोल आता है AI इंजीनियर का। तो डेटा एनालिस्ट है ना कुछ हद तक ही काम कर सकता है। तीसरा डेटा साइंटिस्ट रह गया। यस, तो डेटा साइंटिस्ट जो है वो डेटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर का रोल है ना काफ़ी सिमिलर है। ओके, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट के रोल की बात करता हूँ कि आपको प्रेडिक्शन मॉडल बनाना है। ओके, कि भैया मॉनसून के सीजन आ रहा है, पकोड़े कहाँ पे ज़्यादा बिकने वाले हैं। ओके, राइट। बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा वो एनालिटिक्स करके आगे का बताएगा कि ये टाइम ये नोटिफिकेशन डालनी है, ऐसा ऐसा करना है। यस, इनसाइट्स देता है। तो ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स जो बनाता है ना वो डेटा साइंटिस्ट बनाता है। वो ज्योतिषी जैसा काम है उसका। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में ये होगा, वो प्रेडिक्टिव मॉडलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और डेटा साइंटिस्ट जो होता है उसके स्किल्स में मैथ और स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, पाइथन भी आनी चाहिए। डेटा एनालिस्ट के लिए स्किल्स में आ गया पावर BI, टैबलू, SQL, एक्सेल। सॉफ्टवेयर डेवलपर की स्किल में आ गया प्रोग्रामिंग जो भी हो गया, प्रोग्रामिंग नॉर्मली जो होता है। और उसके बाद में आता है एक रोल AI इंजीनियर का। AI इंजीनियर है ना, आप समझ लो 70% वो डेटा साइंटिस्ट ही है। ओके, उसका मैथ अच्छा है, स्टेटिस्टिक्स अच्छा है, वो मॉडलिंग कर सकता है, ठीक है। बट बाकी का जो 30-40% है वो है सॉफ्टवेयर का बैकएंड इंजीनियर। ओके, तो AI इंजीनियर समझ लो 30-40% बैकएंड इंजीनियर है। ओके, जिसको मिक्सचर ऑफ डेटा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। एग्जैक्टली, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डेटा साइंटिस्ट
एंड सॉफ्टवेयर का जो बैक एंड इंजीनियर, एसपी सॉफ्टवेयर में है ना फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग और बैक एंड होती है। हाँ वो एआई इंजीनियर को फ्रंट एंड की इतनी जरूरत नहीं है। बैक एंड इंजीनियरिंग जिसको भी अच्छा आता है ना, वो एआई इंजीनियर के बनने के लिए बहुत ही सुटेबल है उनका पोजीशन, ओके। बिकॉज 30-40% तो आपके पास है ही ऑलरेडी। आपको सिर्फ एआई सीखना है। और एआई में आजकल तो सबको पता है जेन एआई का बहुत बूम चल रहा है, राइट, चैट जीपीटी, एलएलएम वगैरह। तो आप बैक एंड इंजीनियर हो, आप एलएलएम एपीआई का कॉल कर लो क्लाउड के अंदर और एआई के फीचर्स इंटीग्रेट कर लो, रैग वगैरह सीख लो, उसमें ये सारे टर्म्स है बाय द वे। ओके। थोड़ा एजेंटिक एआई सीख लो, लाइन चेन, लाइन ग्राफ, तो आप बन गए एआई इंजीनियर। ओके। तो ये 4 डिस्टिंक्शन है, 4 अलग अलग रोल्स। सो एक इसमें से सबसे ज़्यादा कल आजकल जो बहुत ही अरे कि भाई ये तो क्रेजी रोल है, इसमें तो बहुत ही पैसा है, उसको कहते हैं एआई इंजीनियरिंग रोल। और ऐसा सुनने में तो कि हाँ भाई, बट कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज अ डे इन अ लाइफ ऑफ एआई इंजीनियर लुक्स लाइक, और व्हाट ही एक्चुअली डज विद यूज केस कि भाई देखो ये एआई इंजीनियर है, ये प्रॉब्लम आई थी, ऐसा ऐसा इसने इसको सॉल्व किया और ये उसका काम होता है। ओके, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अभी ऑफिस में बैठे हैं, यहीं पे हमारी एआई इंजीनियरिंग की टीम बैठती है। ओके। और वो लोगों का अभी मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो शूट किया कि डे इन अ लाइफ ऑफ एन एआई इंजीनियर, जहाँ पे हमने रियल शूट किया कि वो लोग ऐसा ऐसा क्या करते हैं। वो वीडियो आई थिंक थोड़े दिन में आने वाला है। बट जो आपने डे की बात की, तो डे यूजुअली स्टार्ट्स विथ ईमेल, क्योंकि जैसे एटलिक में हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए एआई के सॉल्यूशंस बिल्ड करते हैं। ओके। हमारे क्लाइंट्स मेनली यूएस और यूएई में है अभी। तो यूजुअली एसिंक कम्युनिकेशन होता है, ईमेल्स आते हैं, तो ईमेल उनको पढ़ने हैं कि चलो क्लाइंट का कोई रिक्वेस्ट आया है, कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी में कुछ अपडेट करना है, मीटिंग्स क्या है, तो वो आप ईमेल पहले पढ़ लेते हो। बाद में अभी जो मेरा जो एआई इंजीनियर है उसका नाम श्रीकांत है, तो श्रीकांत का इंटरव्यू किया था, तो श्रीकांत बोलता है कि उसके जो बिगिनिंग ऑफ द डे है ना, उसमें ही विल डू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क। ओके। क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है। ईट द फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। यस, एग्जैक्टली। पर क्या आप मुझे ये चीज़ बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द जॉब रोल, व्हाट ही एक्चुअली डज अपार्ट ऑफ द डे, कि भाई एआई इंजीनियर का ये काम होता है फ्रॉम अ यूज केसेस, कि समझो एक कंपनी आई, उसको ये प्रॉब्लम थी, हमने एक एआई इंजीनियर लगाया और ये प्रॉब्लम इस तरह से एआई इंजीनियर सॉल्व की। तो एक हमारा अभी यूके में क्लाइंट था, उनका प्रोजेक्ट में ऐसा काम था कि उनके कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, और उस पर एक चैटबॉट बनाना है। चैट जीपीटी के पास पूरे वर्ल्ड का नॉलेज है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नॉलेज नहीं है। तो आजकल ये प्रोजेक्ट काफ़ी पॉपुलर है कि लोग अपने इंटरनल डेटा पे एक चैटबॉट या फिर क्यूएनए इंजन बनाते हैं। ओके। तो ये प्रोजेक्ट अगर आता है तो उसमें होता क्या है कि आप जो एलएलएम होता है, GPT-5 हो गया, क्लाउड हो गया, उसको आप अपने इंटरनल कंपनी के डेटाबेस को पॉइंट करते हो। ओके। और उसको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका ब्रेन रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है, तो वहाँ से उठा के आपको वो आंसर दे देगा। ठीक है, जैसे हमने एटलिक में भी एक बार ट्राई किया, ये किया था कि एचआर की चैटबॉट, एचआर पॉलिसी में कोई भी हमारे एम्प्लॉयज को क्वेश्चन है तो वो चैटबॉट में जाके पूछेगा कि लीव पॉलिसी क्या है, मेरे को पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछेगा कि मेरी अभी कितनी लीव बाकी है, ऐसा पर्सनलाइज क्वेश्चन। तो एलएलएम जो होता है उसके साथ आप कंपनी के एचआर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयज का डेटाबेस है, उस सबको कनेक्ट करते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होता है और उसमें रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का यूज होता है, रैग कहते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। ओके। तो अभी जैसे श्रीकांत है, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो करेगा क्या? तो पहले तो जो डेटा आता है ना, उसको डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। डेटा इज नॉट इन अ गुड फॉर्मेट। सही बात है। PDF होगा, HTML होगा, मतलब ऐसे ऐसे मैसिव फॉर्मेट आते हैं। तो आपको पाइथन आना चाहिए। पाइथन में डेटा क्लीनिंग करना कैसे है वो आना चाहिए, पांडास वगैरह हो गया। उसके बाद में आपको वेक्टर डेटाबेस आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है किसी एलएलएम का लिमिटेड होता है। उसमें आपका इंटरनल जो डेटाबेस है कंपनी का 2 गीगाबाइट का दे दिया तो वो चलेगा नहीं। तो आपको चंकिंग करना पड़ता है। अच्छा, उसको टुकड़ों में बांटते रहे। टुकड़ों में बांटना पड़ता है और सिमेंटिक सर्च करना पड़ता है। अच्छा। उसके लिए क्रोमाडीबी, पाइनकोन, क्वाड्रेंट, मिलवर्स, ये सारे वेक्टर डेटाबेस आते हैं। तो एज अ एआई इंजीनियर यू नो वेक्टर डेटाबेस, यू नो ट्रेडिशनल डेटाबेस ऑल्सो, SQL जो भी है।
आपको पाइथन डेटा क्लीनिंग भी आ गया, राइट, ठीक है। तो आपने डेटा को क्लीन करके वेक्टर डेटाबेस में चंक करके स्टोर कर दिया। बाद में लैंग चेन करके एक फ्रेमवर्क आता है, उसका यूज करके आप रिट्रीवल करते हो अच्छा। और आंसर प्रोड्यूस करते हो। ओके। बाद में फ्रंट एंड हो गया, तो फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट या कोई भी फ्रेमवर्क यूज करके आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो। ओके। तो ये एक जर्नी तो होती इसमें है। बहुत सारे रोल एक ही साथ नहीं आ गए कि डेटा इंजीनियरिंग का क्लीनिंग का जो काम था उसने भी वो थोड़ा बहुत। नहीं, सो इसमें होता क्या है कि आपको क्वेश्चन सही है। डेटा इंजीनियर होता है ना, वो क्लीन करता है, लेकिन डेटा फुली क्लीन नहीं होता है। ओके। अब देखो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें डेटा इंजीनियर का रोल नहीं होता एक्चुअली। अच्छा, मैं समझा। हाँ, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें डेटा का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें ये डेटा इंजीनियर का रोल होता है। हम जो एटलिक में प्रोजेक्ट्स करते हैं मोस्टली स्मॉल टू मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस इन यूएस, जहाँ पे एक ही बंदा सारे काम करने वाला हो। हाँ, डेटा इंजीनियर का ऐसा स्पेसिफिक रोल नहीं होता है। ओके। तो ये लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं। लेकिन लेट्स से आप फाइजर जैसी बड़ी कंपनी है, या तो फिर इंडिया में यहाँ पे टाटा ले लो, ह्यूमंगस डेटा वॉल्यूम है, तो उधर सब लगते हैं, डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर, सारे लोग लगते हैं। इंजीनियर सब लगते हैं। उसमें आपका जो डेटा इंजीनियर होगा उसने पूरी पाइपलाइन बनाई होगी, जैसे डेटा ब्रिक्स करके एक प्लेटफॉर्म आता है, राइट, उसमें स्नोफ्लेक वगैरह में डेटा वेयरहाउस क्रिएट किए होंगे, तो वो सब डेटा क्लीनिंग करता है। लेकिन फिर भी चाहे जितना भी डेटा क्लीन कर दो, आपके पास जब डेटा आता है एज एन एआई इंजीनियर, आपको थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग करना ही पड़ता है। ओके, उसको अपने हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। अपने हिसाब से थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यार, और आजकल एआई के चलते सारे रोल्स है ना कंसोलिडेट मर्ज होना चालू हो गए। अच्छा, हाँ। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मैं मेरे को सिर्फ यही आता है, यही करूंगा मैं। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको एआई के चलते अभी ऐसा होना चाहिए ना, यू नीड टू बी जनरलिस्ट। वो नहीं बोलता है कि स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट्स। मकड़ी है तो सिर्फ जाला बुनती है, राइट। एंट होती है, उसका एक ही काम होता है, वो इंसेक्ट्स होते हैं। वी आर ह्यूमंस एंड नाउ वी आर ऑगमेंटेड विद द पावर ऑफ एआई। तो इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट करती है कि यार तुम्हें कुछ भी बोले तुम कर लो, पानी जैसा बनो भाई, ये चल रहा है ये करो, वो करना है वो। हाँ, मैं समझा। और जो लोग इसको रेजिस्ट करेंगे ना, उनको करियर में काफ़ी तकलीफ होने वाली है आगे के टाइम में। क्योंकि आप बोलो पहले ऐसा हुआ करता मैं .NET डेवलपर हूँ, अब भैया .NET का प्रोग्रामिंग तुम्हारा सब एआई कर रहा है, ठीक है। तुम पहले 8 घंटे में जो प्रोग्रामिंग करते थे, अभी एआई का यूज़ करके 2 घंटे में काम कर रहे हो, तो बाकी के 6 घंटे तुम्हें कंपनी पैसा दे रही है, और कंपनी का ओनर सोचेगा ना तुम कर क्या रहे हो। खैर ये बैठे की चाय क्यों रहे, टाइम पास ही कर रहे हैं भाई। हाँ। तो बोलेगा तू थोड़ा डैशबोर्ड भी जनरेट कर दे, तू थोड़ा प्रोडक्ट ओनर का क्लाइंट के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन। बोले नहीं, मैं सिर्फ .NET डेवलपर हूँ, तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। आपने किसी टेक्नोलॉजी के साथ शादी कर ली है कि नहीं है .NET मेरी बीवी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो भैया ये अभी आपको सोचना पड़ेगा, आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। सो गोइंग बैक टू दिस एआई इंजीनियर रोल, आपको थोड़ा क्लीनिंग करना है, थोड़ा डेटाबेस क्रिएट करना है अच्छे से, लैंग चेन आना चाहिए, वेक्टर डेटाबेस आना चाहिए, और रैग है नाइस वन पैराडाइम। दूसरा है एजेंटिक एआई, जिसमें लैंग ग्राफ, क्रू एआई, ये सारे फ्रेमवर्क यूज होते हैं। तो देयर इज नो कोड फ्रेमवर्क एंड देयर इज लो कोड फ्रेमवर्क। अच्छा। लैंग चेन, लैंग ग्राफ इज लाइक फुल कोडिंग। अच्छा। और नो कोड भी ऐसे टूल्स आते हैं, n8n, Zapier, make.com, जिसमें आप वर्कफ्लोज बना सकते हो प्रॉपर्ली, जिसमें आप वर्कफ्लो बना सकते हो, ठीक है। तो बट एज एन एआई इंजीनियर अगर आपका टाइटल है तो मोस्टली आप आपको कोडिंग करते होगे। यस। ओके। अब जो मेरा क्वेश्चन है ये है कि बेसिक एक एआई इंजीनियर क्या करता है हमें मोटा मोटा समझ में आ गया, और इसे इट्स अ मिक्स ऑफ रोल भी है कि आपको 4 चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। अगर आप वापस इस चीज़, आपने थोड़ा बहुत बताया था कि यार ये चीज़ों का आप, अगर आप ऐसे एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये चीज़ें आप सीखो, शुरू यहाँ से करो, और ये स्टेजेस पे आप इधर इधर आगे बढ़ो। और इज देयर अ प्री रिक्वेस्टेड कि भाई एआई इंजीनियर बनना है तो ये आना चाहिए तो ही तो बन पाएगा? व्हाट्स अ रोड मैप टू बिकम एन एआई इंजीनियर? तो एआई इंजीनियर का रोड मैप तो वैसे काफ़ी लंबा है, बट आई विल कीप इट शॉर्ट। पहले तो आपको अपने इंटरेस्ट मेजर करने हैं। ओके। आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आपको मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। अगर डेटा साइंटिस्ट है ना तो आपको बहुत ज़्यादा, यू हैव टू बी लाइक 8 आउट ऑफ 10 इन मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स। ओके। अगर आप एआई इंजीनियर हो तो 5 आउट ऑफ 10 इन मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स भी चलेगा। ओके। हाँ, तो आपको उसमें इंटरेस्ट है क्या? ठीक है।
चेक पॉइंट देख लो पहले। चेक पॉइंट देख लो पहले यार, दुनिया का छोड़ो यार, मेरे फ्रेंड की गूगल में जॉब लगी यार, उसको मारो गोली। तुम्हें क्या आता है, तू मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो कि मुझे ये सब में इंटरेस्ट है। हाँ, अगर इंटरेस्ट है ना तो ही आगे बढ़ो, समझा मैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत सारे अलग करियर है यार, एआई इंजीनियर इज नॉट द ओनली करियर। अब मान लो आपको कोडिंग और मैथ स्टेटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत सा इंटरेस्ट है, ठीक ठीक नॉलेज है। ठीक ठीक, आपको डीप भी नॉलेज होने की आजकल जरूरत नहीं है क्योंकि क्लाउड कोड कर देता है आपके लिए कोडिंग, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन बिल्डिंग, ये सब में इंटरेस्ट चाहिए। एआई के ज़माने में ये सारी स्किलों का अभी डिमांड बढ़ रहा है। तो लेट्स से आपको ये सारा इंटरेस्ट है, तो आप शुरुआत करोगे पाइथन से। पाइथन सीखना है बेसिक। पाइथन थोड़ा बहुत सीख लो, ठीक है। उसके बाद में आप पांडास जैसे होता है डेटा क्लीनिंग वगैरह के लिए थोड़ा बहुत, मतलब इतना डीप ये में तो जाने पाइथन के के फ्रेमवर्क्स है ना शायद। ये सारे पाइथन के फ्रेमवर्क हैं, वो सीख लो। आपको बैक एंड इंजीनियरिंग अच्छी आनी चाहिए, तो फास्ट एपीआई करके एक फ्रेमवर्क आता है जिसमें आप सर्वर बना सकते हो बैक एंड, वो सीख लो। यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद में एलएलएम के फंडामेंटल्स, राइट। एलएलएम कैसे, एलएलएम को आप चैट जीपीटी में तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन प्रोग्रामेटिकली कैसे यूज़ करो। ओके। जैसे उसकी एपीआईज आती है, ग्रॉक क्लाउड करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो फ्री में आप उसकी एपीआई को कॉल कर सकते हाँ, हो, मैंने आपको देखा हुआ ठीक है। वो सीख लो थोड़ा। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन क्या होता रैग है, क्या होता है उसको रैग सीख लो, ठीक है। एमसीपी समझना जरूरी है। एमसीपी चाहिए, लेकिन एमसीपी मुझे लगता है अभी थोड़ा ओवर रेटेड है, अच्छा। ओवर हाइप्ड जैसा लग रहा है कि वो बाद में आएगा, अभी उसका इनिशियल स्टेज में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब सीख के आप एक प्रोजेक्ट बनाओ। ओके। मतलब आपकी लर्निंग जर्नी में है ना, थोड़े थोड़े टाइम का आपको प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। जैसे ऐसा पाइथन नहीं सीखा तो कुछ बना लिया उसके रिगिंग पे। हाँ, एक और नया टूल सीखा, जैसे बैकएंड सीखा तो एक फास्ट एपीआई कुछ बना ली उसी के साथ मिलके। रैक सीखा तो उसको कैसे बेसिक लेवल पे इंटीग्रेट करना सीख लो। एग्जैक्टली। ऐसा मत करो कि 4 महीने बस सीखते रहे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि 2-3 वीक सीखो ना, उसके बाद में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए हाथ में, ठीक है। और हाँ, तो एक आप इंटरनल डेटाबेस, कोई कंपनी, इमेजनरी कंपनी एज्यूम कर दो यार, और उसका एक इंटरनल डेटाबेस, चैट जीपीटी को पूछ लो, वो आपको पीडीएफ एचटीएमएल ये सब दे देगा। उसका एक डेटाबेस बना दो और एक रैक का सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना दो। हाँ, तो दैट शुड बी योर बिगिनिंग जर्नी। उसके बाद में एजेंटिक एआई, लैंगचेन, लैंग्राफ, स्टैटिस्टिकल एमएल, डीप लर्निंग, बहुत सारा, मतलब पूरा दरिया है, पूरा ठीक है। लेकिन आजकल डिमांड ज़्यादा है जनरेटिव एआई वाले इंजीनियर की। ओके। तो पहले आपको जनरेटिव एआई सीखना है, आप स्टैटिस्टिकल एमएल, डीप एमएल वो सब बाद में सीख लेना, बाद में सीखना। ठीक है। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाओ, बाद में दूसरी चीज़ सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ, और ऐसे आइट्रेट करते रहो, ठीक है। इसका अगर डिटेल में आपको रोड मैप चाहिए तो 1 घंटे का पूरा रोड मैप धवल भाई के चैनल पे है, मैंने देखा है, और वो बहुत अच्छे से रिसोर्सेज के साथ अगर आपको दिया है तो वो आप ज़रूर चेकआउट करो। मेरा क्वेश्चन है धवल भाई, इसमें एंट्री लेवल जॉब पे क्या सैलरी होती है, और इज इट ईजी टू गेट एन एंट्री लेवल जॉब इन एआई इंजीनियर? क्योंकि देखो अभी यार कैसा है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कुछ नहीं तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, टीसीएस बीसीएस तो उठा लेगी मेरे को, 3.5 लाख का पैकेज तो दे रही है ना भाई। एआई इंजीनियरिंग की ऐसी कोई कंपनी इसकी मास हायरिंग नहीं आती। अब मेरी बात समझ रही हो? तो इसमें नौकरी कैसे लेना उसको पता नहीं है। तो हाउ टू गेट एन, व्हाट इज अ पैकेज, अगर आप बात करो कि सैलरी क्या होती है एआई इंजीनियर की, एंड हाउ टू गेट ए जॉब एज एन एआई इंजीनियर एज एन एंट्री लेवल। ओके, तो एंट्री लेवल एआई इंजीनियर की जॉब में बहुत कंपटीशन है। ओके। तो जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर राइट डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इतना भी मुश्किल नहीं है। राइट डिसिप्लिन मतलब? मैं बताता हूँ। कोड बेसिस मेरी चैनल पे मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम निज़ाम है, उसका मेरा वीडियो भी डाला है अपनी चैनल पे। वो केरला से है, उसने 12th ग्रेड में प्रोग्रामिंग वो सब सेल्फ लर्निंग से सीखा और एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया। ओके। उसके बेसिस पे 12th ग्रेड के बाद, समझो वो कभी कॉलेज नहीं गया, उसको बेंगलोर में 2 फुल टाइम एआई इंजीनियर की जॉब मिल गई, 2 फुल टाइम, बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट। बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट और जो ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी उसने की थी, और पैकेज वाज अराउंड लाइक 8 लाख रुपीस। एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप समझ लो बंदा मतलब अभी वो गया भी नहीं है कॉलेज में। तो वैसे देखा जाए तो एआई इंजीनियर की एंट्री लेवल जॉब है। जो पर्सन कॉलेज में नहीं गया, 12th ग्रेड के बाद लोग हायर कर रहे हैं। आर दे पीपल जस्ट द आउटलायर?
मुझे नहीं लगता वो आउटलायर है. ओके. आई थिंक दे आर फॉलोइंग द राइट डिसिप्लिन. हाँ, व्हाट राइट डिसिप्लिन? राइट डिसिप्लिन का मतलब है, आजकल लोग है ना डिग्री पे फोकस करते हैं. मेरे को फलाना कॉलेज से डिग्री चाहिए. डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर, इट हैज नो वैल्यू अनलेस ऑफ कोर्स यू आर फ्रॉम IIT IIM से हो तो आपकी डिग्री की वैल्यू है. उसके अलावा कोई भी कॉलेज से हो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है. अच्छा. हम जितना हायरिंग करते हैं एटलिक, कोड बेसिक्स में, इवन ब्लूमबर्ग में, मैं कभी आप डिग्री 60% नहीं देखते कि भाई 60% से कम है तो मैं हार्ट नहीं खाया नहीं? 60% छोड़ो, मैं डिग्री ही नहीं देखता. ओके. आई डोंट केयर व्हाट योर डिग्री इज. आपका प्रूफ ऑफ वर्क क्या है वो हम देखते हैं. प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आपके प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि आपने वो चिला चालू जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट बनाया है कि कुछ हटके, कुछ नॉवेल थॉट दिया है आपके प्रोजेक्ट में, कि यूट्यूब से क्लोन बना लिया. हाँ, वो चीज मैटर करती है अगर किसी ने यूट्यूब क्लोन बनाया? वो मैटर नहीं करती. यूट्यूब से आप क्लोन बनाओ लेकिन उसमें आपका कस्टमाइजेशन डालो, ओके, नॉवेल थॉट डालो, ओके, ठीक है. और आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या है, आपने कोई अटेंड में जाके कोई स्पीकिंग गिग किया है कि नहीं, ठीक है. कोई कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके कोई प्राइज वाइज आपने लाया है कि नहीं. मैं जब ऐसे इंटरव्यू रिज्यूमे स्कैन करता हूँ ना तो मुझे वही सी चीज़ें ध्यान में आती है कि प्रोजेक्ट्स अच्छे बने हैं कि नहीं, और क्या उसके बाद स्किल्स क्या क्या है. और ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी, आपकी जो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि मैं अगर कोई रिज्यूमे देखता हूँ कि आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस ओपन सोर्स पैकेज, इमीडिएटली मेरे को इंटरेस्ट आता है उस पर्सन में. ओके. बट व्हेन आई सी ए ट्रेडिशनल रिज्यूमे के बीटेक फ्रॉम XYZ, यू नो, बीटेक फ्रॉम सोनाली बाई कॉलेज महाराष्ट्र, 6 पॉइंट whatever GPA, मेरे को तो GPA का पता भी नहीं. GPA क्या होता है, उसका रैंक 4 होता है. 4 इज हाईएस्ट. नहीं 10 होता है, 10 में होता है. 10 होता है हमारे. अब देखो मुझे वो पता भी नहीं है. आप तो यूएस में रहते हो तो उधर 4-5 होता रहेगा. 4 होता है वहाँ शायद. उधर 4 अच्छा रहता है. हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट समझे, मुझे जानना भी नहीं है तुम्हारा GPA क्या है. आई डोंट केयर. अगर ट्रेडिशनल रिज्यूमे मुझे दिखा कि ये मेरी डिग्री है, मैंने ये सारे कोर्सेज किए हैं और मैंने 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं जो एकदम नॉर्मल रेगुलर प्रोजेक्ट्स है, ओके, तो वो रिज्यूमे को मैं उठा के डालता हूँ ऐसे साइड में. ओके. आई डोंट केयर, क्योंकि सो व्हाट स्टैंड आउट्स इन अ रिज्यूमे? आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. आपने कोई गूगल समर ऑफ कोड या कोई भी ऐसे कंपटीशन में विन किया है. जैसे हम कोड बेसिक्स पे हम RPC चैलेंज भी रन करते हैं, रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज करके. ऐसी कोई चैलेंजेस में आपका नंबर आया है ना, तो मतलब यू हैव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. ओके. एंड एवरी कंपनी वांट्स अ कॉम्पिटिटिव पर्सन, राइट. आपका सॉफ्ट स्किल्स में क्या इंक्लिनेशन है. कोई बंदे का मैंने देखता हूँ कि चलो वो ऐसी कोई साइड एक्टिविटी कर रहा है, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, या तो फिर उसने खुद कोई टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ सेशन लिया, या तो फिर चलो वो सेशन नहीं लिया तो वो तो छोड़ो, चलो वॉलंटियर किया. ओके. तो ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, वो ऐसा हाईलाइट हो, ऐसा लाइट की तरह मेरे दिमाग में ऐसा हाईलाइट करती है. ओके. एंड देन आई कॉल दैट पर्सन फॉर द इंटरव्यू. और ऐसा सब लोग करते हैं. मेरे अच्छे दोस्त है जो Amazon, Google ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट हेड की तरीके से काम कर रहे हैं. और मैं जब उनसे बात कर रहा हूँ वो भी वही बताते हैं. पर वो तो एक, लेकिन इनका प्रोसेस एक डेटा स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट भी तो आ जाता है. हाँ, DSA जो है वो इज इट रेलेवेंट इन फ्यूचर? यार अभी AI के चलते DSA मुझे तो नहीं लगता इतना रिलेवेंट है. ठीक है, आप इंटरव्यू में जाओगे कि तो लोग आपको आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए इट्स अ फिल्टरिंग प्रोसेस, क्योंकि हजारों हाँ, फिल्टरिंग प्रोसेस हो गया है कि वो पूछेंगे क्वेश्चन. बट मैं जैसे मेरे कंपनी में इंटरव्यू लेता हूँ तो उतने ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. वो ट्रिक क्वेश्चन होते हैं, वो लीड कोड पे मिलते हैं ट्रिक क्वेश्चंस कि ये फलाना ग्राफ यूज़ करके ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन. वो तो मुझे नहीं लगता वो उतना मायने रखता है. अच्छा. आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो जैसे हैश मैप हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, दिस आर एरे वगैरह, ये सारे आपको डेटा स्ट्रक्चर पता ना होने चाहिए. पर वो भी होना चाहिए, आना चाहिए वो सब. बिकॉज अगर आपको सिस्टम को स्केल करना है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरत होती है. ओके. बट अगर आपको जैसे ट्री, ग्राफ, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर है ना, फेसबुक जैसी कंपनी में ज़्यादा मैटर करते हैं जहाँ पे सोशल ग्राफ वगैरह बनाते हो, राइट. तो कोई कंपनी ऐसी है जो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रही है तो वो करेगी. हमारी कंपनी में जैसे वो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ नहीं करते. आप सिस्टम डिज़ाइन पूछते हो? हाँ, सिस्टम डिज़ाइन पूछते हैं.
Okay. उससे वो सी इन द एंड आपकी थिंकिंग एबिलिटीज क्या है वो जानना है। आपको लगता है कि पर्सन सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आपकी रॉ स्किल्स जो होती है ना, थिंकिंग एबिलिटी, आप डिवर्स थिंकिंग कर सकते हो कि नहीं। तो जैसे मैं कभी क्या करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा और वो पर्सन लेट्स से ही कम्स अप विद सम सॉल्यूशन, मैं बोलूंगा कि नहीं ये सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ आवर रिसोर्स कंस्ट्रेंट वी कैन नॉट यूज दिस सॉल्यूशन, तो हाँ, शो मी अ डिफरेंट सॉल्यूशन। तो उसका रटा हुआ चीज़ तो हिल गया अभी, हाँ, तो अभी वो उसको तो जैसे मेरे को यहाँ से बड़ौदा से मुंबई जाना है, आपके पास ये है कि एक्सप्रेस वे लेके जाऊंगा, मैंने बोला नहीं एक्सप्रेस वे पे तो अभी काम चल रहा है, मुझे वो नहीं लेना है। तो क्या आपको दूसरा तीसरा चौथा, मतलब आर यू एबल टू कम अप विद न्यू वेज, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यू नो, आर यू डायनेमिक। कंपनीज को आप है ना ऐसी स्किल्स चाहिए, डायनेमिक, क्विक अडेप्ट करता है कि नहीं बंदा सिचुएशन, बोलता तोता वाला बंदा होना चाहिए, जैसा करेगा, हाँ, काम करने वाला बंदा। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स आते हैं ना, वो भी ऐसा आते हैं कि यार अभी ओपन एआई का यूज कर रहे हो, मेरा बिल बहुत ज्यादा है, हाँ, मैंने आपको अभी देखा। तुम लामा का यूज कर, अभी ओपन सोर्स पहले शुरुआत में तो उन्होंने बोला था नहीं भाई हमको तो ये बेस्ट वाली चीज चाहिए, हाँ हाँ हम तो यही कराएंगे, और हाँ। फिर बाद में वो चीज, मैंने वो वीडियो देखी थी। चलो मैं ये समझ में आ गया। तो एंट्री लेवल जॉब की सैलरी क्या हो सकती है? 8 लाख अराउंड वो स्टार्ट 8 to 10 लाख नॉर्मल कंपनीज में। अगर आप ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जाओगे तो 30-40 लाख भी सैलरी जाती है। ओके, ठीक है, एंड विद टाइम इट कैन रीच टू 1 CR। 1 CR तो अब आई थिंक 1 CR तो पहुंच जाता है अगर आप अच्छे एआई इंजीनियर हो, आपने अपनी स्किल दिखाई है, ठीक है, और आप सीनियोरिटी उस लेवल पे पहुंचे हो तो। ओके, ठीक है, 1 करोड़ की बहुत सारी जॉब नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट में। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग सैलरी, हाँ, बट विद टाइम अगर 4-5 साल विद टाइम 1 करोड़ तो पहुंच जाते हो आप, अगर आप स्टाफ इंजीनियर बन गए, या तो फिर आई थिंक अमेजोन में मैं अभी एक बंदे से बात कर रहा था, ये 4-5 साल पहले की बात है, कि इफ़ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, उनके लेवल होते हैं राइट, SD 2, 3, 4, तो डेटा साइंटिस्ट, आज की डेटा साइंटिस्ट का जो 5वां लेवल है 80 लाख वो बोलते हैं उस टाइम पे मिलता था, 5 साल पहले की बात है। अभी तो वो और अच्छा। तो 1 CR की सैलरी इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, मेरा क्वेश्चन तो ये तो मैं समझ में आ गया। हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर टू बिकम एन एआई इंजीनियर? एक एस्टिमेट, अगर देखो सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होती है, पर एक एवरेज बंदा है तो कितना टाइम वो एक्सपेक्ट कर सकता है? क्योंकि लोग जो सर्च करते हैं बिकम एन एआई इंजीनियर इन 30 days, कि 15 days में ये कर लिया तो एआई इंजीनियर बन जाओगे। तो एक एक्चुअल टाइम, क्योंकि ये कोई यूट्यूब वीडियो वाला नहीं है कि भाई जहाँ पे क्लिक बैठो, हाँ, एक्चुअली अगर आप जानते हो कि ये चीज़ लगती है, इतना टाइम लगता है, तो वो एवरेज जो पर्सन है उसको, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं आती है? सपोज दोनों के लिए एक दोनों के लिए रख लेते हैं कि एक इंसान है जो उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, नॉन टेक बैकग्राउंड से, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको 6 to 8 months लग सकते हैं, अगर वो 4 घंटा डेडिकेटेड फोकस स्टडी करे 6 days a week तो, और वो रीजनेबल है, मतलब अच्छा लर्निंग है उसका, तो लर्निंग कैपेसिटी है। हाँ, लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी स्लो है, वो पढ़ते टाइम अगर वो अपना मोबाइल बारी बारी अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा है तो साल भी को तो पता नहीं 3 साल भी लग सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट ऐसा इंसान जिसको प्रोग्रामिंग आती है? प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है, स्पेशली बैक एंड कोडिंग, जैसे पाइथन आ गया, थोड़ा सर्वर वगैरह आता है, थोड़ा AWS वगैरह का नॉलेज है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने 1-2 साल किसी कंपनी में काम किया है, तो 3-4 महीने में आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। मतलब सी अगेन, AI इंजीनियर, अच्छा AI इंजीनियर बनना इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली, बिकॉज न्यू थिंग्स आर कमिंग अप एवरी डे। ठीक है, ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3-4 महीने के बाद चलो आप अच्छा एक रैक का प्रोजेक्ट बना लोगे, आप थोड़ा एजेंटिक प्रोजेक्ट बना लोगे, ठीक है, थोड़ा गेट एन एंट्री लेवल जॉब, वहां से स्विच कर सकते हो आप उस लेवल पे, वो है एग्जैक्टली, आपको एंट्री लेवल जॉब मिल जाएंगे, और उसके बाद में तो मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3-4 महीने में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ उसको बेसिकली मशीन पाइथन सीखनी चाहिए। पाइथन तो आती रहेगी ना अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो पाइथन तो आता ही होगा। अगर जावा आता है तो जावा वाले को पाइथन सीखना इजी है, फंडामेंटल्स वो ट्रांसफरेबल स्किल होती है। ठीक है, जावा में डेकोरेटर होता है तो पाइथन में डेकोरेटर होता है, और चैट जीपीटी को पूछ लो बता देगा यार, कोई रॉकेट साइंस, पर्सनल ट्यूटर मिल गया। तो बेसिक्स तो उसके पास है ही, कि उसको बैकएंड का नॉलेज है, एपीआई का नॉलेज है, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है। तो वो अगर ट्रांजिशन करना चाहता है एआई इंजीनियरिंग में, तो क्या क्या सीखना चाहिए उसको?
अगर ये बैकग्राउंड है तो हाँ। उसको पहले चालू करना चाहिए रैग फंडामेंटल्स, लैंगचेन एंड रैग इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले वही चालू करना चाहिए और उसको पहले प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। मैंने जो एचआर वाला जो प्रोजेक्ट बना कि भाई उसके बेसिस पे जो भी सीख रहे हो रैग और लैंगचेन को यूज करके एक अपना प्रोजेक्ट बना लो और उसके बाद धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करो। यस, और उसमें वेक्टर डेटाबेस भी आ गया है, तो एक वेक्टर डेटाबेस सीख लो, लैंगचेन फ्रेमवर्क थोड़ा बहुत सीख लो, और एलएलएम का बेसिक ग्रॉक क्लाउड जो होता है उसमें फ्री एलएलएम के APIs मिल जाती है। ओपन राउटर भी एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे फ्री मॉडल्स को आप कॉल सकते हो, तो वो आप थोड़ा सीख लो कि कैसे एपीआई की सेटअप करना वो वगैरह, और एक प्रोजेक्ट बना लो। हाँ ये प्रोजेक्ट बनते ही आपका कॉन्फिडेंस भैया हो जाएगा एकदम अप। ओके, लगेगा अरे यार मैं एआई के प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। चलो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, अब नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी लेने के लिए वंस अगेन क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो आप एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। ओके, इट इज योर ऑनलाइन रिज्यूमे। हाँ, एक देयर इज अ प्लेटफॉर्म, वेरी गुड प्लेटफॉर्म कॉल्ड फ्यूलर, जहाँ पे आप पोर्टफोलियोज बना सकते हो। Yes. वो भी एक अच्छा है। अगर आप हाँ, गिटहब पे भी बना सकते हो। गिटहब पे भी ठीक है, बना सकते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, वो आपकी पर्सनल वेबसाइट है sumersingh.com। .com। कोई भी रिक्रूटर आके देखता है ना तो एक वीडियो आता है उसका, सुमेर सिंह का इंट्रोडक्शन। आप वो वीडियो अपलोड कर दो यूट्यूब में, और उसको ये अनलिस्ट लिंक कर दो, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दो ओके, 1 मिनट का, और पंच होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। अपने काम बता दो, ये देखो ये बनाया है। काम तो बता दो, लेकिन वो एक कोई यूनिकनेस होनी चाहिए कि यार मैंने ये काम कर रहा है, आई एम अ फास्ट लर्नर, आई कैन डू एनीथिंग, ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाओ। ठीक है, तो मैं रिक्रूटर हूँ, sumersingh.com पे आया, 1 मिनट का इंट्रोडक्शन देख लिया, बोला यार बंदे में दम है, और थोड़े बहुत आपके कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी की मेरे को हिंट मिल गई। ठीक है, उसके बाद में मैं राइट में देखता हूँ तो क्या पाता हूँ कि सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि सुमेर ने रैक का प्रोजेक्ट बनाया है, एजेंटिक एआई का प्रोजेक्ट बनाया है। अब मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि प्रोजेक्ट का मेरे को कोड देखना है। हाँ, तो एक गिटहब की लिंक डाल दो वहाँ पे। अच्छा, गिटहब है ना, मैं तो सारे लोगों की गिटहब देखता हूँ, ओके, तो गिटहब पे जाऊँगा, गिटहब पे देखूंगा कि गिटहब का सेटअप कैसा है। उठाया हुआ तो नहीं है? हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों का सेटअप है ना घटिया होता है, क्योंकि रीडमी नहीं होती है, रिपोजिटरी का कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। मतलब बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि गिटहब पे एक प्रोफेशनल लुकिंग रिपोजिटरी को कैसे बिल्ड करते हैं। ओके, अब मजे की बात यह है कि अगर आप चैट जीपीटी को ये पूछ लो ना, तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप 1 घंटे में ये सब अच्छा कर सकते हो, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं आता है कि गिटहब का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, तो गिटहब पे लिंक में आपने, चलो मान लो अच्छी रिपोजिटरी जिसमें आपका सेटअप प्रॉपर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड है कोड। जैसे पाइथन में होता है ना, पाइथन में एक स्ट्रक्चर होता है कि आपका कोड है ना src डायरेक्टरी में होता है, आपकी टेस्ट फाइल होनी चाहिए। ठीक है, आप यूवी का यूज़ कर रहे हो तो पाई प्रोजेक्ट टॉमल फाइल एक आती है, एक रीडमी होनी चाहिए जिसमें एक आर्किटेक्चर डायग्राम, एक्सेल या आर्ट ड्रॉ का यूज़ करके आप डायग्राम बना दो, क्या करता है आपका प्रोजेक्ट, टेक स्टैक क्या है, उसको सेटअप कैसे करने का, रन करने का। मैं रिक्रूटर हूँ, मुझे चलो आपका प्रोजेक्ट रन करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन है नहीं है ना, मुझे लगेगा कि यार ये पर्सन को है ना पता नहीं है कि कैसे गिटहब की मेक इट सिंपल फॉर एवरीवन टू यूज, वो वाला रखो ताकि मैं समझा। तो ये सारी चीजें एक रिक्रूटर देखता है जब वो हायर कर रहा है। यस, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो जाती है। ओके, तो आपने लेट्स से रैक का प्रोजेक्ट बनाया है, तो गिटहब के बाजू में एक वीडियो रिकॉर्ड करो, एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट, एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट एज इफ यू आर टॉकिंग टू स्टेक होल्डर्स। ओके, आप बिजनेस स्टेक होल्डर को कैसे समझाते हो, उस तरीके से एक प्रेजेंटेशन बनाओ। इतना तो कर लिया तो आराम से जॉब मिल जाएगी। इतना कर लेते, लेकिन मजे की बात है कि 99% लोग ये नहीं करते। कि पहला मेरा जो सवाल है, हम वापस उस इंजीनियर बात है कि जो एआई इंजीनियरिंग सीख रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, सो इज फ्री कोर्सेज और फ्री रिसोर्सेज इनफ और देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रिक्वायर्ड? मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर, जो एग्जाम की बात की रहे, वो 12th के बाद उसको 2 ML इंजीनियर की जॉब मिली, और ऐसे बाय द वे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगेन इट्स नॉट एन आउटलायर। तो ये सारे जो लोग हैं ना, वो क्या है कि वो काफ़ी मोटिवेटेड है,
अंदर से है कि कुछ करना है। अंदर से कुछ है, और उनको ऐसा है कि सिर्फ मोटिवेशन होने से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन शुड बी बैक्ड बाय योर एक्शन। कि यार आपको अभी मोटिवेशन था, मुंबई से इतना ट्रैवल करके आ गए, नहीं तो मेरे को बोलते हैं जूम पे ये पॉडकास्ट ले लेते हैं, ठीक है, बट यू सॉ द वैल्यू कि इन पर्सन का एक वैल्यू है। तो ये जो कैटेगरी ऑफ पीपल है वो मोटिवेटेड तो है, साथ में वो एक्शन लेते हैं। तो ऐसे जो इंसान है उसको 1 रुपए का भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। वो अपने रास्ते फिगर आउट कर लेते हैं। सब कुछ आप देखो, यूट्यूब पे स्टैनफोर्ड के लेक्चर पड़े हुए हैं। चैट जीपीटी को बोल दो तो आपको ट्यूटरिंग दे देगा, ठीक है, पूरे जहान का मटेरियल पड़ा हुआ है, ये फ्री कोर्स वो फ्री कोर्स, तो वो लोग तो फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोटिवेटेड प्लस टेकिंग एक्शन, ये कैटेगरी वाले लोग हैं ना, बहुत ही कम होते हैं, 0.1% या फिर 1% आउट। हाँ, तो अगर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एवरेज, तो एवरेज लोगों के लिए स्ट्रक्चर लर्निंग पाथ अगर वो फॉलो करते हैं तो उनका टाइम बचेगा एंड दे विल नॉट गेट लॉस्ट। जो मोस्टली होता है कि हम 25 यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, इधर भी पढ़ लिया उधर भी पढ़ लिया, एंड हम ट्यूटोरियल लूप में चले जाते हैं, एंड ट्यूटोरियल हेल बोलते हैं, राइट? हाँ, हेल, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हाँ। फिर कोई और दोस्त आके बोलता है कि ये क्या कर रहा है, ये और अच्छा है, तो हाँ, और ऐसी लाइफ की कहानी चलती रहती है। बाद में बोलते हैं यार मेरा कुछ किया लेता। हाँ, मेरा कुछ नहीं हुआ यार, तो मार्केट बैड है यार। बाद में ये लोग क्या करते हैं, यार किसी को जॉब नहीं मिल रही। नहीं भैया, ऐसा नहीं है किसी को जॉब नहीं मिल रही है, लोगों को जॉब मिल रही है। द कंप्लेनिंग माइंडसेट होता है। इट इज जस्ट दैट यू आर लॉस्ट इन सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो आपको एवरेज लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर लर्निंग पाथ, राइट मेंटरशिप होना भी जरूरी है। एंड स्पेंडिंग मनी इन दैट थिंग इज नॉट रॉन्ग। आप ना आईफोन खरीद रहे हो लाख रुपए का, और आप जब कहीं कोर्स होता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि 1.5-2 लाख का कोर्स लो, अब 10,000 20,000 50,000 तक अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर रिव्यू करो उस चीज का क्या है कि नहीं, उसके बाद लो, तो वो आप में इन्वेस्टमेंट है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं खुद को बेटर करने के लिए, तो आप वो सोचो कि नहीं इधर पैसे बचा लेता हूँ, इधर पैसे नहीं बचाने हैं। हाँ। इधर डालने हैं और सच्चे से सीखना है। अभी ऐसा हुआ, मेरा भाई जो है he is the founder of this company and he has done multiple businesses, so he loves mentoring people। तो वो स्टार्टअप एक कोहोर्ट कुछ कर रहा था। हाँ, मैंने देखा। जहाँ पे कहीं पे जाना था, और वहाँ पे you stay in a hotel and then it's like 2-3 day program। हाँ। ऐसा, तो of course there is a cost। तो किसी का फोन आता है कि भैया कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ कॉस्ट था, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज नॉट वेरी कॉस्टली। तो मेरे भाई ने वही पहले उसको क्वेश्चन पूछा, ठीक है तेरे को कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो फ़ोन कौन सा यूज़ करता है? तो भैया वो फ़ोन तो एकदम एक्सपेंसिव यूज़ कर रहे हैं, तुम फ़ोन इतना एक्सपेंसिव यूज़ कर रहे हो, और जहाँ पे आपको रियल लर्निंग मिल रहा है, जहाँ पे आपको पता है यू गो टू सम प्लेस, इट्स अ लाइव प्लेस, राइट? वहाँ पे होटल का खर्चा आता है, आपको 2-3 दिन मतलब खाने पीना सब कुछ इंक्लूडेड, और आप वहाँ पे पैसा बचाने का ट्राई कर रहे हो। तो दैट शोज योर माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट बस ऐसा है यहाँ पे पैसा बचा, यहाँ नो, यू शुड स्पेंड मनी ऑन अ राइट थिंग। एग्जैक्टली। अभी हम लोग यूट्यूब करते हैं तो महंगा कैमरा सब हमने बाय किया, ऐसा नहीं है कि अब देखेंगे यहाँ पे पैसा बचाना है, ये पैसा ये वाला ट्राइपॉड ना लूं, वो वाला लूं, ठीक है, हमें पता है कि इससे और अगर तुम्हारे पास है तो जरूर स्पेंड करो। एक होता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसलिए मत रुको कि जिस दिन मेरे पास बड़ा कैमरा होगा तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, मैंने फोन दैट इज आल्सो ट्रू। पर और ये नहीं कह रहा कि पापू को बोला पापा गहना भेज दो मम्मी और फिर मैं वो कोर्स करना, Exactly। वो वाला भी नहीं करो। पर है फोन विन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें भी करो। मैं वही बोल रहा हूँ कि फोन तुम एक्सपेंसिव बाय कर रहे हो तो, और वो वाला हाँ, और फोन इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, मतलब उसका वैल्यू आगे बढ़ने नहीं वाला, घटने वाला है। लेकिन तुम कुछ स्किल सीख रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो वो तुम्हें वैल्यू, आपको कैश फ्लो इंजन बन सकता है आपके लिए। तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत पैसा स्पेंड करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक मारवाड़ी दोस्त है मेरा, तो उसमें को बोलता है कि अच्छा OnePlus, बोलता मेरे पास भी OnePlus था पर फिर मैंने आईफोन ले लिया। 4 लोग में उठते बैठते तो अच्छा लगता है। मैं बोला अच्छा आप समझ, मेरे को नहीं समझा वो चीज, लेकिन बोला ठीक है भाई, वो प्रेस्टीज का पीयर प्रेशर का हो जाता है। पर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ना आजकल AI कोर्सेज के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। जैसे लोग 1 रुपये का भी कोर्स बेच रहे, 9 रुपये का भी बेच रहे, 10 रुपये का भी बेच रहे, जो आपको 3 घंटे के वर्कशॉप में प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना देते हैं और आपको 40 लाख का पैकेज लग रहा है। आप समझ रहे हो? सो आप एक्चुअली पढ़ाते हो तो आप उसकी रियलिटी भी जानते होंगे। तो क्या ये ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियर टाइप रोल होता है कि क्या एक्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियर रोल
पहले हुआ करता था जब चैट जीपीटी नया आया था और उसमें हुआ करता था ऐसा, बट अभी कोई मुझे बोले प्रॉम्प्ट इंजीनियर का आजकल रोल है हर कोई prompt 40 engineer है। लाख इंजीनियर, तो वो तो मेरे को बकवास लगता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या, अभी पॉपुलर डेफिनेशन देखोगे ना तो आपको गूगल की सर्च स्किल आती है, ठीक है, तो गूगल में भी कुछ लोग अच्छा सर्च करते हैं, कुछ लोग मतलब सर्च करते हैं कुछ रिजल्ट ही नहीं आता, तो इससे कॉमन सेंस क्या सर्च करना है। बेसिक इंग्लिश एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर आप दोगे उनको, हाँ, हाँ तो ऐसा चैट जीपीटी में आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, प्रॉपर तरीके से आपने लिखा अपना प्रॉम्प्ट ताकि एक्सपेक्टेड आउटपुट मिले, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। एक्चुअली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज मच मोर देन दैट, बट मान लो कि वो बेसिक है, तो वही है। उसके लिए आपको कोई 40 लाख नहीं देगा यार, मतलब ये तो क्या। सो इज इट अपस्केल इन दिस कोर्सेज जो 1 रुपए 9 हाँ, रुपए का 100% यार। ये देखो 9 रुपए का कोर्स, 10 रुपए का कोर्स में एंड में ये लोग बोलेंगे कि चलो आपको मजा आया होगा, अभी हमारा ये 9,000 रुपए का एक कोर्स है, ले लो। आप मार्क करना, सब में ऐसा होता ही है। ओके तो वो लोग अपसेल करने का ट्राई करते हैं कि चलो 100 लोग आए हैं, उसमें से 20 लोग, 10 लोग भी ले लेंगे ना, तो उनका तो वो टाइम जो स्पेंड किया वो वर्थ हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अपसेलिंग एंड दिस इज ऑल मार्केटिंग गिमिक फोक्स, लाइक जस्ट टू इंक्रीज देयर फोमो सेल। क्रिएट कर रहे हैं वो चीज के, हाँ। भाई जॉब चली जाएगी अब भी अपडेट कर दे खुद को। चलो ये मैं समझा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ कोर्स इज जेन्युइन और नॉट, क्या चीजें ऐसी देखनी है कि हाँ भाई ये सही कोर्स है क्या? कोई भी कोर्स और इवन नॉट जस्ट कोर्स, यूट्यूब वीडियो भी अगर आप देखो और फोमो क्रिएट कर रहे हैं ना कि इंजीनियरिंग इज डेड, डू दिस 2 थिंग्स टू सेव योर करियर, और ऐसे फोमो वाली जो भी बात करता है ना, तो उससे थोड़ा दूर रहो। चलो, थोड़ा ये एक सोचो हो कि गया, यार हाँ। राइट, एक और कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है कि यार ये कोर्स है, इसमें 20% डिस्काउंट अभी नेक्स्ट 1 महीने तक है, बाद में नहीं है। तो उस टाइप के कोर्स से आपको बचना रहे। और मतलब अच्छी कंपनी होगी वो भी ऐसा करेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़े लूज सिग्नल बता रहा हूँ। अच्छा, मेन सिग्नल ये होता है कि आप जो कोर्स किया है, किस पर्सन, जो भी लोगों ने कोर्स किया उससे बात करो। तो जैसे XYZ प्लेटफॉर्म पर से आप कोर्स बाय कर रहे हो, तो वहाँ के प्लेटफॉर्म पे जिसने भी कोर्स किया है उससे बात करो आप। तो और आपको वो कैसे ढूंढेंगे कि ये लोग ने किया है? वो लोग, अब वो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे जो लोग लिखे होंगे वो तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पैसे दिए हो, फेक दिए हो, राइट? ठीक है। एक चीज अच्छी है कि अगर वहां पे उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो हाँ, जैसे हमारे कोर बेसिक के कोर्स में हम, आई मीन अगेन, हम लोग पूरा सब जेन्युइन रखते हैं, ठीक है। और जो लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करने के लिए रेडी होते हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल का आइकॉन होता है। तो आप वहां पे जाओ, उनसे कनेक्ट उस पर्सन से बात करो, उसका प्रोफाइल देखो यार। हाँ। कोई बंदा अमेजोन में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है, 40-50 लाख कमा रहा है, वो ऐसे फालतू के काम नहीं करेगा मोस्ट लाइकली। वो भी कर सकता है ऐसा, अगेन दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसे 7 लोगों से आपने बात की, ठीक है, और बाद में उस पर्सन का कैरेक्टर देखो, जो आपको पढ़ा रहा है, राइट, इंस्ट्रक्टर, उसका कैरेक्टर देखो। उसका कैरेक्टर मतलब उसकी प्रोफाइल देखो, राइट, उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखो, उसके कुछ यूट्यूब के वीडियो देख लो, तो वो कौन सी भाषा यूज कर रहा है। अगर मनी ओरिएंटेड फोमो क्रिएट कर रहा है, अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, और अपनी चीज माल बेचने के लिए सारी लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो देन दैट मीन्स आपको थोड़ा सोच के करना चाहिए। मैं एक चीज बताऊं, ये लोग इतना सही बेच भी पा रहे हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। मैं बहुत हार्श ये बताता हूँ कि कैसा ना कि हमें सीखना है 3 घंटे में, हमें बनना है प्रॉम्प्ट इंजीनियर 3 घंटे में, हमें 40 लाख का पैकेज 3 घंटे। देखो दुनिया का जो पैराडॉक्स है ना, वही है। ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। हाँ, अभी आपका, चलो दूसरे एग्जांपल देता हूँ, वेट गेन हो गया है, आपको वेट रिड्यूस करना है, ठीक है। आजकल वो सारी सर्जरी सारे ऑप्शन आ गए कि 30 डेज में वेट रिड्यूस कर दो, इतने 2 लाख रुपए हमारा चार्ज है। उस लोगों का बिजनेस ज्यादा चलेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा बोलता है हेल्दी डाइट कि दे रहा है, जिम दे रहा है, प्रॉपर करा रहा है, साल भर लगेगा। हर रोज 1 घंटा काम करो, अगर आप ऑफिस में जाता हो तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, और बाहर का खाना मत खाओ, तो वो रील मैं स्क्रॉल कर दूंगा। हाँ, वो रील में देखो, वो मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि वो ऐसा क्यों करोगे, लेकिन मेरे को बताओ। चल तू मेरे को एंटरटेन करा, ये सब नहीं चाहिए मेरे को क्विक, मतलब शॉर्टकट। देखो अभी यूट्यूब में 10 मिनट का डिलीवरी का जमाना है भाई, इसमें देखो 10 मिनट डिलीवरी, यूट्यूब शॉर्ट, रील्स, राइट, 1 घंटे का लेक्चर। अभी देखो 1 घंटा हमारा पॉडकास्ट है, देखना कितना लोग दिखते हैं। तो लोगों को क्विक चाहिए ना, तो ये क्विक जो आपकी साइकोलॉजी है ना कि मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए, वो डोपामिन हिट की वजह से वो लॉन्ग टर्म नहीं। वहीं पे आप गलती कर जाते हो। दुनिया में कुछ भी पाना है
तो क्विकली नहीं मिलता है। क्विकली सिर्फ एक चीज़ मिलती है, लॉटरी लग गई, आप एकदम करोड़पति बन गए, लेकिन उन लोगों की लाइफ आगे जाके बर्बाद ही होती है। हाँ, क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो आपको कुछ भी चाहिए तो एक बात याद रखनी है कि आपको क्विक कुछ भी नहीं मिलेगा यार। आपको बोलेगा 15 दिन में एआई इंजीनियर बन जाओ, 30 दिन में, यार वो पॉसिबल ही नहीं है। उसमें मत पड़ो। चलो, इसके अलावा अब आ जाते हैं अपन ये वाले चीज़ पे। पता है वेब डेवलपमेंट करके जो चीज़ अभी है सबसे ज़्यादा, अगर अभी आज के टाइम जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट है कि भाई फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड बनाया, ये बनाया। अभी कैसा है, जैसे आपने क्लाउड एआई यूज़ किया, क्लाउड कोड आ गया है, कर्सर आ गया है, जो एक इंजीनियर को बनाने को बहुत टाइम लग जाता था, 30 दिन लग जाते थे, वो क्लाउड शायद एक दिन में बना लेता है, आप समझो, या 2 दिन में बना लेता है। तो क्या अभी वेब डेवलपमेंट करना वर्थ इट है, सीखना वर्थ इट है, वो सारी चीज़ें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फलाना फलाना फलाना? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके लिए? कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पे क्लाउड कोड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक वेब डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। सो वेब डेवलपमेंट में आप नॉर्मल सी सीधी प्रेडिक्टेबल वेबसाइट बना रहे हो तो वो तो क्लाउड कोड बहुत अच्छे से बना देगा। बट लेट्स से इफ़ यू आर बिल्डिंग अ सिस्टम, वहाँ पे बैकएंड है, बैकएंड में कॉम्प्लेक्स रूल्स है, डेटा इधर से लाना उधर से लाना, बिजनेस लॉजिक रन करना। तो जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, वैसे एआई का भी वो एक लिमिटेशन आने लगता है और वहाँ पे ह्यूमन इनपुट की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। तो हमेशा मैं जब एनवीडिया में था ना, तो एनवीडिया का CEO जेंसन हुआंग, और जब भी हमारी मीटिंग वगैरह होती थी तो वो एक ही चीज़ें बोलता था। और मैं बाय द वे 2007 की बात कर रहा हूँ, जब एनवीडिया इतनी पॉपुलर थी भी नहीं। वो उस टाइम पे तो हम लोग सिर्फ जीपीयू को गेमिंग के लिए डिज़ाइन करते थे। Okay. अब जीपीयू ना बहुत सारा मैथमेटिकल प्रोसेसिंग, बहुत इट्स कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। लोग जेंसन हुआंग ऐसा बोलता है कि कुछ भी करो लाइफ में कॉम्प्लेक्स करो, कॉम्प्लेक्स चीज़ें करो जो दूसरे लोग रेप्लिकेट ना कर पाए। ओह वाओ। ठीक है, तो आप जो भी डेवलपमेंट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, जितना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है ना उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा। ओके, मैं समझा। ठीक है, तो आप एआई इंजीनियर बनते हो, आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन आप सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, लेट्स से वेबसाइट नॉर्मल वाले जो है, नॉर्मल, वो तो अभी आप ऐसे खुद खा जाएगा ये। आप खुद ट्राई करो, क्लाउड कोड का एक सब्सक्रिप्शन ले लो और एक वेबसाइट बना के देख लो, खुद ही पता चल जाएगा आपको। टाप करके खा लेते हैं, मैं समझा। क्वेश्चन है वो है कि आपने एक बात बोली कि अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ, पर्सनल ब्रांड को रखो, और जब एक अच्छी जॉब लेने की बारी आती है तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो है लिंक्डइन। क्लियर है? पर ना जब लिंक्डइन की बात आती है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या फिर ठीक है, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल भी जब जॉब ही चाहिए तभी जाके लिंक्डइन पे अप्लाई करता है मासली। हाउ टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी? अ पर्सन इज कंफ्यूज, ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट लिंक्डइन, सो हाउ ही कैन स्टार्ट लिंक्डइन एंड गेट अ जॉब? लिंक्डइन से नौकरी कैसे ले भाई? ओके, ये कैसे करना? लिंक्डइन इज अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। उस पे आप अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी जो है, आपकी क्रेडिबिलिटी, उसको स्ट्रीम करो। अच्छा, आप नेटफ्लिक्स इज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप नेटफ्लिक्स को यूज करते हो सब चीजें देखने के लिए, सही बात है। लेकिन नेटफ्लिक्स पे जो बंदा टीवी सीरीज बना रहा है, चलो पंचायत सीरीज बनाई, उसने तो रियल काम की, मेहनत की है, ही इज यूजिंग नेटफ्लिक्स जस्ट एज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। सही बात है। वैसे ही लिंक्डइन इज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फॉर योर क्रेडिबिलिटी। तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं और बनानी है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर दिया है तो उसमें आपने बहुत मेहनत की, ठीक है। हाँ। आपने कोई डेटा चैलेंज, ऑनलाइन कोई कोडिंग चैलेंज या ऑनलाइन ऑफलाइन हैकाथॉन में का पार्टिसिपेट किया, उसमें नंबर आपका आ गया, उसमें मेहनत की, ठीक है। आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए अपने करियर के लिए, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी की है ना, ये आपका रियल वर्क है, हार्ड वर्क है। उस हार्ड वर्क को अब उठा के आप नेटफ्लिक्स पे जैसे वीडियो को कैसे स्ट्रीम करते हैं, ऐसे लिंक्डइन पे आप स्ट्रीम करो। आप पोस्ट लिखो, आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपना प्रेजेंटेशन, आपने जो प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्ट की बात करो, वगैरह वगैरह। कैसे होता है, मतलब कैसे, चलो कुछ स्टेप होते रहेंगे ना, लोगों को पता ही नहीं लिखना क्या, वो इतना डरते हैं। जस्ट आई रोट अ बुक अबाउट लिंक्डइन जिसका टाइटल था लिंक्डइन इज नॉट फॉर मी। उनको रहता भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है,
और अगर मैंने कुछ गलती से पोस्ट कर दिया कोई डांट देगा। नहीं एक होता है डर हाँ, लगता है ना इनिशियली लोगों तो ये को। डर निकाल दो यार, कोई आपको डांटता नहीं, लोगों की अब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, नोबडी इज देयर टू जज यू यार, और अगर डांटता है तो ठीक है यार, इग्नोर करो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको डर वर निकाल देना चाहिए, ये सब आप स्टूपिड सी पोस्ट लिख दो, इट्स ओके। तो पहला तो प्रोफाइल एक बेसिक सेटअप कर लो, आप बेसिक प्रोफाइल सेट कर दो, राइट। उसमें फोटो वोटो है तो ऐसे कुछ लोग ऐसे फोटो लाते हैं, ऐसे मोबाइल देख रहा, सेल्फी वाला ये तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं है भाई, और ना Instagram ये प्रोफेशनल है, ठीक है। उस पे एक अच्छा फोटो लो, और आजकल तो एआई आ गया है कि आपको हाँ हेडशॉट आपका क्रिएट करके देगा। अपने फ्रेंड को बोलो कि अच्छा फोटो ऐसे थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा कॉन्फिडेंट, ठीक है। बैनर वैनर डाल दो उसमें, आपका जो अच्छा बैनर है उसकी गाइडलाइंस वगैरह। मैंने एक्चुअली लिंक्डइन के एक चेकलिस्ट है जो मैं नीचे पीडीएफ डाल दूंगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि क्या क्या चीजें आपके प्रोफाइल में होनी चाहिए, इन्होंने मस्त बनाया है। यस, और मैं बताऊँ तो एक आपका लिंक्डइन प्रोफाइल फोटो होना चाहिए, बैनर होना चाहिए, हेडलाइन होना चाहिए, प्रोजेक्ट विजेक्ट डालो और बायो लिख दो ठीक ठाक, बुलेट ट्वाइस। यस, ठीक है। इतना अगर कर ले, उसके बाद में आपको अपना एक्सपीरियंस जो है आप कॉलेज में पढ़े वो सब डाल दो, ठीक है। प्रोफाइल सेटअप हो गया, प्रोफाइल सेटअप हो गया। प्रोफाइल सेटअप होना इज वन थिंग, लेकिन आपको एंगेजमेंट अभी बढ़ाना है। तो पहले तो क्या करोगे, कोई एआई में कुछ अच्छे लोग हैं उनको फॉलो करना चालू करो। कैन यू गिव सम 3-4 एग्जांपल? या जैसे अभी एआई में अगर बात करो तो एंड्रे कारपाती है, ही इज मोर एक्टिव ऑन ट्विटर। एक्स पे है ना, आपको अच्छी कंटेंट मिल जाएगी। तो आपको लिंक्डइन भी करना है, एक्स भी करना है, तो एंड्रे कारपाती होगा। येन लेकुन लिंक्डइन पे भी है। और उसके बाद में इंडियन क्रिएटर, यू नो, कोई इंडियन बंदा जो एआई की अच्छी कंटेंट लिखता हो, धवल पटेल। मैं खुद अपना नाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यस आई राइट कंटेंट, आपको डिसाइड करना है वो अच्छी है कि नहीं। तो ऐसे थोड़े बहुत लोग अपने इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करो, उनको फॉलो करना चालू करो, ठीक है। और पढ़ो और वो क्या डालते हो पढ़ो, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप। नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, यू आस्क अ क्वेश्चन, क्या आपने ये बोला, क्या पता वो आपको रिप्लाई भी कर दे। एंड्रे कारपाती आपको रिप्लाई कर दे, सोचो कितनी बड़ी बात है। भाई जो लोग अपनी प्रोफाइल चेक करेंगे वो लोग बोलेंगे कौन है भाई ये बंदा जिसको एंड्रे कारपाती। हाँ, और ये वर्कआउट करता है, पता है, इट वर्क्स। मेरे लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना एक वरुण नायक की किताब पढ़ी थी, पैजामा प्रॉफिट, और मेरे को वो बंदे से कनेक्ट करना था। तो मैंने ना, मेरे को वीडियो बनानी आती है, मैंने बताया एक किताब में क्या क्या अच्छी चीज़ है भाई, फ्रीलांसिंग करनी है, ये पढ़ लो। और मैंने लिंक्डइन पे डाल के मैं तो भूल गया कि अच्छा कुछ है। आफ्टर 1 वीक मैंने जब लिंक्डइन खोला, मेरे को वरुण नायक का मैसेज आया हुआ था। अरे वाह, कह रहे भाई सही अच्छा बनाया यार। और उन्होंने वो वीडियो फिर अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, एंड दिस इज 4-5 years अगो। तो मैं तब से वरुण भाई से कनेक्टेड हूँ, आप समझे। तो और मैंने कुछ ऐसा पर्सनली कुछ बड़ा नहीं, मेरे को जो आता है मैंने सामने रख दिया था कि भाई मेरे को जो अच्छा लगा मैंने उसके बारे में बात की। तो जैसे अगर आप ये चीज़ें भी करो, लोगों के बारे में अगर आप कुछ सीख रहे हो वो पुट आउट करो, लोगों से सही सवाल पूछो बिना डरे, ठीक है, यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन। एक पर्सन है हिमांशु करके, आई थिंक ही इज फ्रॉम 2nd year 3rd year कॉलेज। हाँ, कोई आईआईटी का बंदा नहीं है, वेरी नॉर्मल गाय। वो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव है, तो ट्विटर पे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है। प्लस वो जो पढ़ता है ना, जैसे उसने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, तो उस पर उसने ऑब्सीडियन या तो फिर नोशन पे एक ब्लॉग लिख लेता है अपना। हाँ, और नोशन पे ब्लॉग लिख के वो पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये सब ये करता था। तो वो जब कॉलेज में था तब वो सैन फ्रांसिस्को की किसी कंपनी ने उसको इंटर्नशिप दिया, क्योंकि उसके फाउंडर के साथ वो ट्विटर से कनेक्टेड था। और ऐसे में है ना, लिस्ट में आपको गिना सकता हूँ, वो जो आउटलायर वाली जो आप बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और कैसे इसकी बेनिफिट क्या है मैं आपको बताऊँ। आप Tier 3 कॉलेज में हो, एकदम गांव खेड़ा में हो, आपके आजू बाजू नहीं है वो माहौल, और आप कहीं जाके ट्रैवल मेन सिटी में नहीं कर सकते, पर ऑनलाइन तो कर सकते हो। ऑनलाइन है, वर्चुअल वर्ल्ड तो पूरी दुनिया आपके जेब में है। हाँ, अभी मैं अपने गांव में से काम करता हूँ, मेरे गांव में मेरा जो घर है उसमें मेरा ऑफिस बनाया है, वो गांव में सारे फार्मर है, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर और इंटरनेट है बस, तो मैं पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है कि आप गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि लिंक्डइन पे कैसे करें तो जॉब मिले। जॉब लेने के लिए आप अपनी क्रेडिट पहले देखो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा भाई। लिंक्डइन पे फालतू की 10 पोस्ट लिखोगे ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इट हैज टू बी बैक्ड बाय रियल वर्क। हाँ, तो मैंने पहले स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपको आपका काम आना चाहिए भैया। मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, मैंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन किया। बाद में पोस्ट लिखो कि माई जर्नी ऑफ माई फर्स्ट ओपन सोर्स PR, ऐसे एक पोस्ट लिखो, ठीक है।
जिस पैकेज में आपने कंट्रीब्यूट किया उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टी आई, उसकी एक पोस्ट लिखो। आप चैट जीपीटी से बात करो, वो आपको 100 लिंक्डइन पोस्ट के आइडिया दे देगा, सिर्फ बेस्ड ऑन वन थिंग दैट यू हैव डन। आपने प्रोजेक्ट बनाया, कोई प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन, मैंने बोला ना अभी आरपीसी चैलेंज में जो हमारे जो सारे पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे क्या करते हैं कि आई पार्टिसिपेटेड इन दिस चैलेंज एंड दिस इज माई प्रोजेक्ट, दिस इज माई गिटहब लिंक, दिस इज माई प्रेजेंटेशन, दिस आर द KPIs आई अचीव्ड, व्हाटएवर जो भी आउटकम था, पोस्ट लिख दो, अच्छी पोस्ट हो गई आपकी, इट्स बैक बाय रियल वर्क, ठीक है। आपको लोग एंगेज करेंगे और इनिशियली एंगेजमेंट नहीं आएगा। हाँ, आप ऐसा मत करो, लोग ऐसा करते हैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिए, दूसरे दिन चेक करेंगे कितनी लाइक आई, भाई 5 मैं भी था, मैं अभी भी करते हैं, राइट, इट्स अ ह्यूमन नेचर। 4 लाइक होगी, डिसअपॉइंट मत हो यार, इट्स योर फर्स्ट स्टेप, अभी आगे जाना अभी बाकी है, अभी जरूरी थोड़ी हर पत्थर से आम गिरे, कुछ कोशिशें तैयारी की। अरे वाह क्या ये बात जाकिर खान है, कैमरा नहीं। गुड। तो आपको ये फिर लिंक्डइन पे 6 महीने 8 महीने करो, तब जाके रिजल्ट देगा। शॉर्टकट कोई चीज का होता नहीं भाई, शॉर्टकट लाइफ में किसी भी चीज का इसीलिए कह रहा हूँ जब फाइनल ईयर आए तभी ही मत लिंक्डइन खोलो, 3rd ईयर 2nd ईयर से शुरू करो। अरे 12th में बना दो भाई, 12th में। अगर आप 2nd ईयर में लिंक्डइन खोल रहे हो ना, यू आर लेट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यू आर ऑलरेडी लेट। मैं बोल रहा हूँ ना, ये लिंक्डइन पे इस पे ये जो बंदा था इज़ाम, उसका वीडियो मिल जाएगा अभी। इज़ाम इज अ टीम लीड एक्चुअली, ओह वाह, 3-4 AI इंजीनियर उसके अंडर में काम करते हैं। मैं एग्जाम का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जरूर देखना। हाँ, वो उसने 11-12 में सब चालू कर दिया था, तब जाके आपको लिंक्डइन आप 11-12 में होते हो तो इंस्टाग्राम का आपका होता है प्रोफाइल, होता है राइट, सब होता है, फेसबुक बन जाता है, फेसबुक होता है, तो लिंक्डइन का क्यों नहीं? और पता है आप ये ना लड़के इनको कैसे जज करते हैं, जैसे एग्जाम ने अच्छा बनाया या फिर कोई बंदा अच्छी मेहनत करके गाड़ी लेता होता है, अरे बाप का पैसा होगा भाई। आइदर 2 एक्सक्यूज होती है। देखो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब अपने को कुछ चीज नहीं मिलती है ना, दूसरे को मिलती है ना, तो हम अपने आप को बिचिंग जो करते हैं मिलके। बिचिंग तो एक है, लेकिन एक साइकोलॉजी समझने की जरूरत है कि हम अपने आप को एक वैलिडेट करते हैं कि मैं सही हूँ। हाँ, और उस वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे पता है? बोले कि वो बंदा जीनियस है, वो लाखों में एक है। तो हमने अब ये स्टेटमेंट देके क्या किया, हम जो अपनी जो जिस जगह पे है ना उसको वैलिडेट किया कि मैं ठीक हूँ। अपने खुद को ही अपने दिमाग में अपने को अब हम कन्विंस करने लगे, ठीक है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसके बायोलॉजी में एक डीप रूटेड एक साइंस है इसका, सर्वाइवल वाला कि नहीं, सर्वाइवल वाला कि मेरा सर्वाइवल वर्थ है, ठीक है, आई एम वर्थ समथिंग। लेकिन हमें ये समझना है कि हम ऐसा रीजनिंग क्यों करते हैं, और वो रीजनिंग को आप स्टॉप करो। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो अप्रिशिएट करो यार, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट करो, आप उसमें से सीखो कुछ कि अच्छा मैं क्या सीख सकता हूँ। ये एग्जाम ने क्या, ऐसा मत सोचो अच्छा एग्जाम को जॉब मिल गई, ये तो लाखों में एक है, जीनियस है, मैं तो नहीं कर सकता, चलो चालू पहले से अपना इंस्टाग्राम पे रील देखना आ रहा है, ये चलो धुरंधर 2 आई, चलो मूवी देखने चलते हैं, हो गया आपका लाइफ वही का वही रहेगा। सेम गोज फॉर ट्विटर प्लेटफॉर्म, उसको कैसा, उसका क्या रहता है, आप कुछ ट्विटर, आई लाइक ट्विटर बिकॉज AI की सारी अपडेट्स, नई चीजें आ रही, वो ट्विटर पे ज्यादा होती है। तो ट्विटर पे मैंने जैसे बोला जो इन्फ्लुएंसर्स है, आंड्रे कारपाथी या जो भी लोग हैं उनको फॉलो करो, नई नई चीजें क्या आ रही है। बाद में सिर्फ कंज्यूम मत करो, अगेन राइट लिखो, हाँ, डोंट जस्ट कंज्यूम, डू समथिंग, क्रिएट, एंगेज एंड हाँ, आप कुछ क्रिएट करो यार। दिस इज अ टाइम टू बी अ क्रिएटर, डोंट just consume things, you know, create something, create a project, create a LinkedIn post and talk about it. Yeah, and talk about it. सिर्फ LinkedIn पे जाके बैठने से कुछ नहीं होगा, पोस्ट करने से नहीं होगा, जब तक मेहनत नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो बताएगा क्या। आपके चाचा की दुकान है, मान लो ग्रोसरी की, आप चाचा को बोलो कि चाचा आपको मैं मोबाइल ऐप फ्री में कर दूंगा, चाचा ना थोड़े ना बोलने वाले। चाचा को बोलो आपका चलो डेटा कुछ बिजनेस है, अगर आपका एक्सेल में मेंटेन कर, तो अरे चाचा की दुकान नहीं है, चलो आपके गाँव में कोई दुकान है, जाओ वहाँ पे, उसका बिजनेस है, वो एक्सेल में मेंटेन कर रहा है, बोलो कि नहीं एक्सेल में आपको पावर BI का एक डैशबोर्ड बना के देता हूँ, ठीक है। और अगर आपने ऐसे 5-10 डैशबोर्ड बना दिया, आपका पास प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, और यही स्टोरी भी अगर आप पुट आउट करते हो ना कि भाई मैंने ये वाले बंदे के लिए ये डैशबोर्ड बनाया था, या फिर ये वाले, पीपल आर रेडी टू हायर, आई विल हायर। अगर मेरे को रिज्यूमे आता है कि मेरे चाचा का बिजनेस था, उसके लिए मैंने ये फलाना किया, तो मैं उसको इंटरव्यू के लिए 100% बुलाऊंगा। क्यों? मुझे लगा दिस गाय इज रिलेंटलेस, he knows and he has problem solving capability, problem solving, selling skills, और उसने patience। क्योंकि क्या होगा पता है, आप दुकान में, आपके टाउन में, आप ऐसा करो, आपके टाउन में जितने भी दुकान है ना, हॉस्पिटल,
ग्रोसरी की दुकान, कपड़े की दुकान, सबके जाओ, सबको विजिट करो और बोलो कि मैं आपको मोबाइल ऐप बना के दूंगा। मुंह पे मना कर देते आधे लोग, अब समझ रहे हो? आधे नहीं, 99% मुंह पे बना देंगे। हाँ, तो यहाँ पे तुम सेल्स स्किल सीखते हो। यहाँ पे आपकी जो परसिस्टेंस है उसकी स्किल आती है ना, कि अगर उस वाले खिचड़े के अंदर आपने किसी को क्रैक किया, दैट मीन्स यू हैव रेजिलियंस, यू हैव परसिस्टेंस, कि मुझे करना है ना, मैं करके छोड़ूंगा, चाहे वो दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए। Thank you so much, धवल भाई. It was overall and very nice and informative experience. मुझे ज़रूर बहुत आना भी था आपके ऑफिस में, आपसे इन पर्सन मिलना था, and that happened. Thank you so much for giving your time. थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। सबसे पहले तो ह्यूज शाउट आउट टू धवल पटेल। पहली बार एक नए शहर जाके मैं पॉडकास्ट करने की कोशिश की, बहुत डर लग रहा था कैसा होगा, पर भैया वहाँ पे जाके हो गया अच्छे से, बड़ा अच्छा लगा। जो भी हमने रिसोर्सेज इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है, मैंने क्या किया, सारे अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। बाकी ये पॉडकास्ट और भी लंबा था, तो बहुत सारे क्लिप्स है जो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं पुट कर पाया हूँ, लेकिन हमने क्लिप्स चैनल पे डाले हैं, तो हमने और डिटेल डिस्कशन की है, तो सारे आपको लिंक नीचे क्लिप्स वाले चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो ज़रूर जाके चेकआउट करो। पूरे पॉडकास्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करो, विल बी हैप्पी टू आंसर यू। और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई वॉच टिल एंड ज़रूर कमेंट करना। बाकी आप हमें बताओ कि आप अगला गेस्ट कौन सा चाहते हो हमारे चैनल पे, और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो मैं अपनी 100% ट्राई करूंगा कि मैं उस गेस्ट को लाऊं और उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।